20वीं सदी में आए एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, लेकिन उन्हीं लाखों लोगों में से कई लोगों ने उन्हें ठग, धोखेबाज और न जाने कितने इल्जाम उन पर लगाए गए। बॉलीवुड का एक बड़ा नाम भी ओशो के पीछे सब कुछ छोड़ आया था, विनोद खन्ना। देखो साहब, अपन को इस मोहल्ला में 22 ईयर्स हो गया। अपन एक से एक साहब को पहचानता है, बड़ा से बड़ा साहब को सलाम करता है। तुमको भी सलाम किया, अनाजुन तलक अपन को कोई ऐसे नहीं पकड़ा। फर्स्ट एंड लास्ट आदमी विनोद खन्ना 70s और 80s में वो अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े कंपटीशन माने जाते थे, लेकिन करियर के पीक पर उन्होंने ओशो ज्वाइन किया। क्या करोगे एकांत में मिलकर? फिर क्या एकांत और क्या भीड़, सब माया है। वो इंसान जिसने स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न साइकोलॉजी से जोड़कर एक नई आइडियोलॉजी दी, और वही इंसान जिसकी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस ने पूरी अमेरिका को हिला दिया। तो क्या ओशो एक महान फिलोसोफर थे या फिर सिर्फ एक मैनिपुलेटिव कल्ट लीडर? ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था, जिनका असली नाम चंद्रमोहन चैन था। बचपन से ही वो अलग थे, सवाल पूछना, हर चीज को चैलेंज करना उनकी आदत थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने बताया कि उन्हें एक इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, जिसे उन्होंने अपनी एनलाइटमेंट बताया। फिर उन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई की और जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। लेकिन धीरे धीरे उनके लेक्चर सुनने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। 1960s आते आते उन्होंने फुल टाइम स्पिरिचुअल लीडर बनने का फैसला लिया। उनका सेंट्रल कॉन्सेप्ट था जोरवा द बुद्धा, मतलब एक ऐसा इंसान जो जीवन के आनंद और स्पिरिचुअल डेप्थ दोनों एक साथ लेकर चले। उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स, खासकर डायनेमिक मेडिटेशन, युवाओं और वेस्टर्न सीकर्स को बहुत अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि ये नॉर्मल मेडिटेशन से बिल्कुल अलग थी। इसमें रोना, चीखना, चिल्लाना, कूदना और अपने हर इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका था। 1974 में उन्होंने पुणे में अपना पहला आश्रम बनाया, जहां हजारों लोग मेडिटेशन, थेरेपी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखने आने लगे। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सीज की शुरुआत होती है। ओशो ओपनली सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते थे। उनका कहना था कोई गुनाह नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी तक जाने का एक रास्ता है। From the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi. उनकी किताब से समाधि की ओर ने पूरी इंडिया में हंगामा मचा दिया। मीडिया ने उन्हें टैग दिया गुरु। पुणे आश्रम की थेरेपी ग्रुप्स पर आरोप लगे कि वहां ग्रुप्स होता था और महिलाओं पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता था। कुछ एक्स फॉलोअर्स ने तो यहाँ तक कहा कि तक को जस्टिफाई किया जाता था। एसटीडीज फैलने की खबरें तक सामने आई। यानी उनकी फिलॉसफी जितनी बोल्ड थी उतनी ही कंट्रोवर्शियल। इंडियन गवर्नमेंट और सोसाइटी से बढ़ती कंट्रोवर्सीज के बीच 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। ओरेगांव में उनके फॉलोअर्स ने 64,000 एकड़ लैंड खरीदी और बना दिया एक पूरा शहर, रजनीशपुरम। यहाँ सब कुछ था, अपना पुलिस डिपार्टमेंट, मॉल्स, फायर स्टेशन, यहाँ तक कि प्राइवेट एयर स्ट्राइप तक। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस थी, जो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल बन गई। लेकिन लग्जरी के साथ साथ टेंशन भी बढ़ने लगी। वहाँ के लोकल लोग रजनीशपुरम को टेक ओवर समझने लगे। मीडिया ने इसे कल्ट का नाम देना शुरू कर दिया। इस पूरे एम्पायर को मैनेज करती थी माँ आनंद शीला। वो ओशो की सबसे पावरफुल डिसिपल्स थी और कम्यून की पूरी ताकत उनके हाथ में थी। 1984 में रजनीशपुरम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। शीला और उनके ग्रुप ने सैल्मोनेला बैक्टीरिया से द डल्लास सिटी के सैलेड बार्स को पॉइजन कर दिया, जिसमें 751 लोग बीमार पड़े, 45 हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक था। इसके अलावा हत्या की साजिशें, फ्रॉड, हर तरह के आरोप कम्यून पर लगे। अंत में शीला को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। ओशो ने खुद को इन घटनाओं से डिस्टेंस किया, लेकिन डैमेज हो चुका था। उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया और 21 देशों ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया। इस बीच बॉलीवुड का एक बड़ा नाम भी ओशो के पीछे सब कुछ छोड़ आया था, विनोद खन्ना। 70s और 80s में वो अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े कंपटीशन माने जाते थे, लेकिन करियर के पीक पर उन्होंने ओशो ज्वाइन किया। सैफरॉन रोब पहना और ओरेगन कम्यून में गार्डनर का काम करने लगे। उनका कहना था फेम, मनी और स्टारडम से ज्यादा उनको इनर पीस चाहिए। लेकिन उनके इस डिसीजन ने उनकी फैमिली और उनका करियर
दोनों को डीपली इम्पैक्ट किया। वो वापस बॉलीवुड में आए, लेकिन पहले जैसी सक्सेस फिर वापस नहीं पा सके। 19 जनवरी 1990 को ओशो की डेथ हो गई। ऑफिशियल कॉज बताया गया हार्ट फेलियर, लेकिन उनकी मौत को लेकर कई थ्योरीज हैं। अमेरिका में जेल के दौरान उन्हें पॉइजन दिया गया था। They could have killed me. Perhaps after killing those 3 people who are taking care of my health, they would have started slowly poisoning me. इनर सर्कल के लोगों ने उन्हें खत्म किया ताकि पावर और प्रॉपर्टी पर कंट्रोल मिल सके। ऑटोप्सी कभी नहीं हुई और उनका शरीर तुरंत क्रीमेशन कर दिया गया। उनकी डेथ आज भी एक मिस्ट्री है। आज भी पुणे आश्रम चलता है और दुनिया भर में 60 से भी ज्यादा ओशो सेंटर्स हैं। ओशो की पॉपुलैरिटी का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वो अपनी डेथ के 35 साल बाद भी रेलिवेंट हैं।